गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डीएम फॉर यूथ मोतिहारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम हमारे डीएम मोतिहारी के गाइडेंस में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम स्टूडेंट्स को लेक्चर सीरीज़ के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस कराते थे। अभी सिंस कोरोना का टाइम है तो ये लेक्चर सीरीज़ ऑनलाइन चल रहा है, पर जैसे ही सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव होगा वी विल गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो, एंड हम कुछ स्टूडेंट्स को अपने यहाँ बुला करके उनका यहाँ पर क्लास चलेगा। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हमने पॉलिटी और इकोनॉमी के लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं। तो पॉलिटी लेक्चर का दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। इस टॉपिक का नाम है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक लक्ष्मीकांत बुक के चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि आगे बुक में और क्या पढ़ना है। बेसिकली जो आगे बुक में पढ़ना है उसका क्रिस्प में छोटा छोटा करके एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से आपको सेलिएंट फीचर्स समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लक्ष्मीकांत बुक में दिया हुआ है, उसी को बेस रख के मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला फीचर जो है वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, उनका अनरिटन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही नहीं है, जबकि हमारा प्रॉपर लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये लेंथीएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका क्या रीज़न है कि हमने इतना लेंथी क्यों बनाया? तो पहला, ज्योग्राफी। हमारा कंट्री इतना वास्ट और डाइवर्स है कि हर ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों को हमको इनकॉर्पोरेट करना था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस चक्कर में ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लेंथी हो गया। हिस्ट्री, अनदर रीज़न है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हिस्टोरिकल फैक्टर्स को अगर हम चेक करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है प्रीवियस एक्ट्स एंड लॉज से, जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए बना के गए थे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, जिससे कि जो हमारा अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है इंस्पायर्ड है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आप टिप टू टो अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, ताकि फिर उसको अपने आज के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर सकेंगे। तो और तीसरा रीज़न ये था हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, मोस्ट ऑफ देम वेर लॉयर्स। तो वो कोई लीगल लूप होल नहीं छोड़ना चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आगे चल के कोई अपना डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ करके इसका मिसयूज़ करे। तो लॉयर्स होने के कारण उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लीगल लूप होल्स को प्लग करने की कोशिश की। इस कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लंबा हो गया। दूसरा इसमें आता है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इसके अलावा बहुत वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस के अच्छे अच्छे फीचर्स होते थे, सबको हमने कलेक्ट किया और उसको हमने अडॉप्ट किया है। तो बीच में थोड़ा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये सवाल भी आया कि क्या हम बस मतलब दूसरे जगह का कॉन्स्टिट्यूशन से पॉइंट्स उठा रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने ये बोला था कि इट इज़ रैंसैकिंग ऑफ ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस बट इन अ पॉजिटिव वे, मतलब जो उसका बेस्ट पार्ट है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दिस वे देयर वर टू सोर्सेज, वन वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 which was from the country itself, एंड दूसरा था जो अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को हम देख रहे थे, उससे फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड है और ऐसा भी नहीं कि बहुत फ्लेक्सिबल भी है। जैसे कुछ सारे प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 368 के अंदर आपको अमेंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। बट कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है जिसमें कि आपको बस नॉर्मल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में अभी आप इतना डरिए नहीं, इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, ये आगे के चैप्टर्स में आएगा। बस अभी ये याद रखिए कि ये एक सेलिएंट फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, बट दोनों के एरिया अलग अलग हैं। एंड आर्टिकल 368
जो जो मैं आर्टिकल्स लिखता जा रहा हूँ या जो जो एक्ट मैं लिखता जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे, क्योंकि फिर उनको आप बार बार रिवाइज करेंगे, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फेडरल सिस्टम बट यूनिटरी बायस। इसका ये मतलब है कि हमारा सिस्टम फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का क्या मतलब होगा, इसमें मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। 2 गवर्नमेंट्स, 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। डिवीज़न ऑफ पावर्स, डिवीज़न ऑफ पावर्स है कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर कर दिया। जैसे पुलिस का पावर किसके पास है, स्टेट के पास है, लेकिन टैक्सेशन पावर जो होता है, इनकम टैक्स का पावर किसके पास जाएगा, वो सेंटर के पास जाएगा। तो और होता है कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो दोनों को मिले हुए होते हैं, जैसे एजुकेशन, वो उसमें डिवीज़न ऑफ पावर इस तरीके से कि वो सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। तो उसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि डिवीज़न ऑफ पावर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरलिज्म, ये सारे पैरामीटर्स हैं एक फेडरेशन के, और इंडिया एक फेडरेशन भी है। बट इसमें बोलते हैं यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस का मतलब कि इंडिया में भले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। अब उसमें आप यूनिटरी बायस के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, आप इसको देखिए और इसको लक्ष्मीकांत बुक से एक बार कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हाँ, जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब कि हाँ कोई यूनिट, एक कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब कोई पर्टिकुलर यूनिट के लिए वो सपोर्ट करेगा। 2 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे स्टेट का अलग होता है कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर का अलग होता है, तो वो एक फेडरेशन का पार्ट हो जाता है। फिर जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप मतलब एक इंडिया का सिटीजनशिप है। लेकिन यूएसए में अगर आप जाते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ स्ट्रांग फेडरेशन है, वहाँ 2 सिटीजनशिप होते हैं, एक जो यूएसए का सिटीजनशिप अलग है और उनके स्टेट का सिटीजनशिप भी अलग है। तो वहाँ पे स्ट्रांग फेडरल सिस्टम है, वहाँ यूनिटरी बायस करके नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में हम लोग जो पार्लियामेंट का चैप्टर आएगा उसमें हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको पढ़ेंगे। इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि ये नाम कहाँ से आया है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए ब्रिटेन में क्या है, जो पार्लियामेंट ने लिख दिया और वो उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो वो सुप्रीम हो गया कि पार्लियामेंट ने जो बोल दिया, जो लॉ पास कर दिया, वो सुप्रीम है। और अमेरिका में क्या है, जो जुडिशरी ने डिसाइड कर दिया कि अच्छा ये मेरा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये लॉ गलत है, तो वो गलत है। दैट मीन्स ब्रिटेन में जहाँ पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, अमेरिका में वो चीज़ जुडिशरी के पास है। बट हमारा क्या है, हम लोगों ने इन दोनों का जो बेस्ट पार्ट था उसको लिया है। ना तो हमने पार्लियामेंट को सोवरेन बनाया, ना तो हमने जुडिशरी को सुप्रीम बनाया है। तो हम बीच का पाथ लेके चलते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी है, यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है आफ्टर मनेका गांधी केस। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। अभी हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स लग रहे हो कि वेग टाइप का लग रहा है, डोंट वरी। जितने भी सेलिएंट फीचर्स मैंने बताए हैं इसमें, वो सारे सेलिएंट फीचर्स को हम आगे जा करके एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं, तो डरने की यहाँ कोई बात नहीं है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड मतलब है जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी का आप हायरार्की अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, और भी सीजेएम के कोर्ट्स हैं, एडीजे के कोर्ट्स हैं, बहुत सारे कोर्ट्स आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारे जो कोर्ट सिस्टम है हमारे इंटीग्रेटेड है। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल द अथॉरिटी एंड सुपरविजन ओवर ऑल द लोअर कोर्ट्स। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बस सेंटर के लॉज देखता है और हाई कोर्ट बस स्टेट के लॉज देखता है, नहीं। जितने भी कोर्ट्स हैं सारे सेंट्रल लॉज भी देखते हैं और स्टेट लॉज भी देखते हैं, और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में है कि फेडरल लॉ को देखने के लिए फेडरल कोर्ट्स हैं, और स्टेट लॉज को देखने और सेंट्रल लॉ को देखने के लिए फिर अलग कोर्ट हैं। इस तरीके से वहाँ डिवाइड कर दिया गया है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो भी जुडिशरी है सारा कुछ, मतलब जितने भी तरीके के लॉ हैं सब देखेगी वो। और दूसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक हमारा सेलिएंट फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ये मतलब है कि गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस जुडिशरी पे नहीं होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजंस है हमारे कि हाँ जो भी है सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ जजेस होगा,
जो सर्विस कंडीशंस है वो फिक्स है एक जज का, उसको उस जज के टेन्योर में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का खर्च होता है दैट इज़ चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पर वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में। तो इस तरीके के कुछ कुछ चीज़ दिए गए हैं जिससे कि जुडिशरी को ना तो पार्लियामेंट से कोई मतलब है ना तो एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब है। दैट मीन्स जुडिशरी सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ। तो ये इंडिपेंडेंस इंश्योर करना ये एक बहुत अच्छा काम किया गया था, जिसके कारण कि हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी आज भी मेंटेन्ड है और ये हमारा एक सेलिएंट फीचर है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ आर इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो चैप्टर अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट आप एक सेलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। बस ये याद रखिए कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के, 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। एक फंडामेंटल राइट को एबॉलिश किया गया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। आर्टिकल 14 से 32 आपको टिप पे होने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं बस इतना बता देता हूँ आपको कि आपको टिप पे एक एक फंडामेंटल राइट याद होने चाहिए, अदरवाइज एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि इन्फोर्सिबल थ्रू रिट्स। रिट्स क्या होते हैं? अब 5 तरह के रिट का मैंने यहाँ लिख दिया, 5 टाइप ऑफ रिट्स। ये भी जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस होता है, प्रोहिबिशन होता है, को वारंटो होता है, मैंडमस है, सर्ट्यूररी है। टोटल 5 है। और पाँचों का मतलब क्या है? ये पाँचों वर्ड्स जो मैंने आपको बताए ये लीगल डोमेन में यूज़ होते हैं वर्ड्स। कभी कभी हमको लगता भी है कि अरे ये कैसा वर्ड्स आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, बट नो नीड टू पैनिक। जब हम पढ़ाएंगे तो एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, तो नो नीड टू वरी हेयर। बट मैं आपके जहन में एक बार डाल देता हूँ कि FR दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, इसको पढ़ना हाईली इम्पॉर्टेंट है और इसको टिप टू टो आपको सारे फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो उसमें आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में इतने हम राइट्स का एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे। फंडामेंटल राइट्स के बाद आता है DPSP दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं बस इतना ऐसे समझा देता हूँ इसको कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे स्टेट मतलब हमारे गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है सो दैट इंडिया बिकम्स अ वेलफेयर स्टेट। तो DPSP मैंने लिख दिया है, इसको भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये, और इसको आपको पूरा वेटेज देना है इसको पढ़ने समय। इसका भी आपका सारा DPSP का आर्टिकल्स टिप पे होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो पर्पस है DPSP का है, इट सीक्स टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, दैट्स ऑल। लेकिन जब हम चैप्टर वाइज इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा प्रोविज़न कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत कहाँ वेलफेयर होने वाला है। नेक्स्ट है FD दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमने स्कूल्स में भी पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मोस्टली पार्ट 4A है, आर्टिकल 51A, और हमारे यहाँ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया है। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में आया है। पहले फंडामेंटल राइट और DPSP पहले से थे। नेक्स्ट जो हमारा है कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट, ये भी एक सेलिएंट फीचर है। ये वर्ड सेक्युलर, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था एक बार बीच में, न्यूज़ में काफ़ी आया था। ये ऐसा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको इंसर्ट किया गया है प्रीएम्बल में सेक्युलर। पहले क्या था, सेक्युलर थे हम अज्यूम करके चलते थे कि सेक्युलर हैं, वर्ड कहीं मेंशन नहीं था, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस वर्ड को इंसर्ट किया गया है। आर्टिकल्स मैंने मेंशन कर दिया है, ये सारे आर्टिकल्स आप जाके पढ़ लेंगे। 14, 15, 16 है, 25 से लेकर के 30 और 44, ये सारे आर्टिकल्स बताते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नीचे लिखा है कि पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। यहाँ पे हमारे जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म होता है उससे थोड़ा अलग है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है फ्रांस में आया था, अमेरिका में भी ये इस टाइप का सेक्युलरिज्म है, इसी से मिलता जुलता। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ये होता है कि स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेट,
उन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चलेंगे। बट हमारे यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म का ये मतलब है कि हम स्टेट जो है ऑल रिलीजन को इक्वल डिस्टेंस पे रखती है, बट उनको सपोर्ट भी कर सकती है। फ़र्क है यहाँ पे है कि एक इंटरैक्शन होता है, बट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में कोई इंटरैक्शन नहीं है स्टेट और रिलीजन के बीच में। तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब प्रीएम्बल चैप्टर पढ़ेंगे या आगे भी और सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है सेलिएंट फीचर में, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें पहले आपको बता दें कि 1989 के पहले जो वोटिंग एज था वो 21 ईयर्स था। अभी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद ये एज 21 से घट के 18 ईयर्स हो गया है। और आपको हम सबको पता है कि 18 साल में हम लोग वोट करते हैं। इनफैक्ट बिहार में इलेक्शन आने ही वाला जिसकी तैयारी भी चल रही है, तो जो 18 ईयर्स प्लस हैं वो तो वोट कर ही सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर, सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट वी हैव सिंगल सिटीजनशिप अनलाइक यूएसए में मैंने आपको पहले ही बता दिया 2 सिटीजनशिप है। एक जिस स्टेट के आप हैं, आप चाहे टेक्सास स्टेट के हैं, न्यूयॉर्क स्टेट के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, तो वहाँ उसका अपना अलग चलता है। और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक अलग सिटीजनशिप है। तो वहाँ 2 है। बट अपने यहाँ क्या है, आप कहीं भी रहें, आप इंडियन हैं तो आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, किसी पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन नहीं कहलाएंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है जो सेलिएंट फीचर्स है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कि ECI दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, UPSC जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, SPSC स्टेट PCS के बारे में बता रहा हूँ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जिनका कि पर्पस ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो एथोस है उसको हमको लगातार बढ़ाए रखना है, वहाँ पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक डायरेक्शन दिया है उसको हमेशा हम फॉलो करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या पर्पस है, इसका ये पर्पस है कि टाइम बाय टाइम इलेक्शन कराना और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारा उसको मेंटेन करना। तो CAG का क्या फंडा है, CAG का ये है कि एग्जीक्यूटिव, ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव को जब हमने फाइनेंशियल पावर दे दिया तो वो उसका मिसयूज़ करे। तो CAG चेक करता है कि नहीं एग्जीक्यूटिव मिसयूज़ नहीं कर रहा है। UPSC इंश्योर करता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सही से हो, अदरवाइज़ क्या होगा कि लोग करप्शन करेंगे, करप्ट मेथड्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे। तो UPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच मेक्स श्योर दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस सही तरीके से हो। इसी तरीके से अदर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं हमारे यहाँ। सॉरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन किए हुए हैं। ये बहुत रेयर होता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको सही नहीं माना जाता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको नेगेटिव परसेप्शन के साथ देखा जाता है। बट हमारे लीगल ल्यूमिनरीज जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनको ऐसा लगा कि कभी ऐसा सिचुएशन आए कि हमको इमरजेंसी लगाने की नौबत हो, तो उन्होंने इसके लिए जो आर्टिकल्स है 352, 356 एंड 360 में मेंशन किया हुआ है कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगेगा, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टेट इमरजेंसी लगेगा और कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा। अभी तक हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी बस एक बार लगा है जो 1977 का था। स्टेट इमरजेंसीज बहुत बार लग चुके हैं जिसको हम प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट भी बोलते हैं। जैसे कि कहीं अगर सरकार गिर जाती है तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे यहाँ नहीं लगा है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वी हैव 3 tier गवर्नमेंट। ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद ये जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग हो गया कि अब आपको 3rd tier गवर्नमेंट का इलेक्शन कराना ही कराना है। 3 tier का क्या मतलब हुआ, सबसे टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि डी फैक्टो PM हेड करते हैं, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट जो कि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, और एक 3rd tier गवर्नमेंट होता है जो कि पंचायत राज सिस्टम या म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम बोलते हैं उसको। तो ये 3 tier ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन होगा हमारा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जब हम डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको बस ऐसे मैंने आपको पॉइंट्स दे दिया कि इसके अंतर्गत पार्ट 9A और पार्ट 9B को इंसर्ट किया गया था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि पंचायत का क्या रोल है,
जिला परिषद का क्या रोल है, म्यूनिसिपैलिटी का क्या रोल है, उनके फंक्शंस क्या है, फंड्स कहाँ से आएंगे, और ये फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज करके एक टर्म होता है, उसके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता देंगे इसके बारे में। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। और एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो लक्ष्मीकांत की बुक ये 3rd चैप्टर है, उसको आप एंड टू एंड अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको उठाएंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाए हैं आपको, जो कि आपको ये देख करके समझ में आया कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो एक सवाल मैंने ये देखा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो हम अभी इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे थे। तो जब आप पहले पीछे जाएंगे, वहाँ जा कर के देखेंगे, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए थे वहाँ पे, जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, जिसको मैंने डिवीजन ऑफ पावर्स बोला था। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, इसके बारे में आपको मैंने यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया, ये आप जब आगे हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और लास्ट पॉइंट है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। तो इसका आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, इसका आंसर है डी, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। ये इंडियन फेडरलिज्म का नहीं है। दिस फीचर इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू अमेरिका, जहाँ यूएसए में क्या हुआ था, पहले बहुत सारे कन्फेडरेशंस हुआ करते थे, वो सब आकर के मिल करके उन्होंने नेशन बनाया। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ऑलरेडी नेशन बना, पहले आज़ाद हुआ भारत, उसके बाद स्टेट्स बनाए गए। तो इसलिए ये जो डी है, दिस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो यूपीएससी बहुत आसान सवाल पूछता है, अगर आप बुक को एक बार गो थ्रू करेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाया है, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। देखिए, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं। एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कभी भी बजट पास होता है तो वो वित्त मंत्री पास करते हैं, इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। बट बजट पास कौन करता है? बजट पास करता है पार्लियामेंट, विच इज़ लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी। और इसी तरीके से बाकी सारे पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो मैं इसमें आप बहुत कॉमन सा इसका आंसर है, मतलब जो मैंने अभी बता ही दिया कि एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मैंने आपको बता ही दिया। तो यही इसका आंसर है। और बाकी इस तरह के सवाल आते हैं, आते रहेंगे, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और जो भी डाउट्स वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।